सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना। मुझे देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। चलिए शुरू करते हैं संभाग बड़ी खबरों का सिलसिला, जिसको बताने के लिए इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे जयपुर संभाग का, जहां से आज की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी नरेश शर्मा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश को करोड़ों की सौगातें दी। कोरोना संकट के बाद डगमगाती आर्थिक स्थिति के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 85 करोड़ की लागत से बने तकनीकी और उच्च शिक्षा कॉलेजों के भवनों और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री आवास पर वीसी के माध्यम से हुए इस लोकार्पण कार्यक्रम में अधिकांश भाजपा विधायकों के क्षेत्र से जुड़े काम थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश की उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को नए पंख लगा दिए। सीएम ने मुख्यमंत्री आवास से हुई ई लोकार्पण कार्यक्रम के माध्यम से उच्च शिक्षा से जुड़े 10 कॉलेजों के नए भवनों का लोकार्पण किया। वहीं तकनीकी शिक्षा कॉलेज में अलग अलग सुविधा और निर्माण कार्य भी शिक्षा क्षेत्र को समर्पित किए। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग, राज्यसभा सांसद नीरज डांगी, विधायक राजकुमार शर्मा और अशोक बैरवा भी शामिल हुए। कई विधायक और सांसद भी वीसी के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि उच्च शिक्षा को महत्व देना सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि जिस देश या राज्य में जिस प्रकार की शिक्षा होगी, वैसा ही वहां के नागरिकों का व्यक्तित्व और कृतित्व होगा। सीएम ने कहा कि पूर्व पीएम नेहरू, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष जोर दिया। नेहरू ने बड़ी शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित किया, जो आज भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 1.5 साल में कई सरकारी कॉलेज खोलकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। इस मौके पर सीएम ने अलग अलग दानदाताओं का भी आभार जताया। कार्यक्रम में मौजूद उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि 1.5 साल में उच्च शिक्षा में काफी विस्तार हुआ है और मुख्यमंत्री ने पहली ही कैबिनेट में 2 विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। भाटी ने कहा कि कोरोना संकट को देखते हुए अब हमारा फोकस ई टीचिंग और ई लर्निंग पर रहेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से हमें फाइनल ईयर की परीक्षा करानी होगी, लेकिन अब पेपर की अवधि 3 घंटे की बजाय 1.5 से 2 घंटे की होगी। वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि कोरोना काल में 40,000 ई लेक्चर तैयार किए गए। गर्ग ने सीएम के सामने तकनीकी शिक्षा विभाग में बजट की कमी का मुद्दा उठाया। विधायक राजकुमार शर्मा ने इस मौके पर नवलगढ़ में कॉलेज खोलने पर दानदाताओं का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम से बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया कि प्रदेश के विकास में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। आज जिन 10 कॉलेज भवनों का लोकार्पण हुआ, इनमें से 8 कॉलेज भाजपा विधायकों के क्षेत्र में हैं। इनमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व मंत्री कालीचरण के क्षेत्र भी शामिल हैं। वहीं तकनीकी शिक्षा से जुड़े 9 लोकार्पण कार्यक्रम में से 5 कार्यक्रम भाजपा विधायकों के क्षेत्र से हुए। इनमें सिद्धि कुमारी, अनीता बदेल, संदीप शर्मा के क्षेत्र शामिल हैं। पंचायत चुनाव की आचार संहिता की वजह से गुढ़ा के राजकीय कॉलेज का लोकार्पण नहीं हो सका। तो जयपुर से हमारे सहयोगी कृष्णकांत की रिपोर्ट आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं, बारी है उदयपुर संभाग की, जहां से आज की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर नगर निगम की बोर्ड में पहली बार मीडिया के प्रवेश पर लगाई गई पाबंदी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मीडिया कर्मियों को बैठक छोड़कर बाहर जाने के सुनाए फरमान, तो गुस्साए कांग्रेसी पार्षदों ने इस बैठक का किया वॉकआउट। हालांकि इस दौरान कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई। कांग्रेस के करीब 11 पार्षद उठकर मीडिया को प्रवेश नहीं दिए जाने के ऐतराज पर बाहर आ गए, तो वहीं 3 से 4 कांग्रेसी पार्षद बैठक में मौजूद रहे। उदयपुर नगर निगम की बोर्ड बैठक अपने चिरपरिचित अंदाज में आज भी हमेशा की तरह हंगामेदार रही। बोर्ड की बैठक शुरू होने के साथ ही मीडिया कर्मियों को कोविड-19 के संक्रमण का हवाला देते हुए बैठक से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद कांग्रेसी पार्षदों ने हंगामा किया और कांग्रेस के 20 में से 11 से 12 पार्षद बोर्ड बैठक का वॉकआउट कर बाहर आ गए। दरअसल निगम बोर्ड की बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, महापौर जीएस टांक ने मीडिया कर्मियों को बैठक से बाहर चले जाने के लिए कहा, जिस पर हंगामा मच गया। कांग्रेसी पार्षदों ने आरोप लगाया कि बोर्ड की पिछली कुछ बैठकों में वे लगातार जन समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, जिसे मीडिया भी कवरेज देता है। इस बार भी वे कई मुद्दों के साथ बैठक में आए, लेकिन भाजपा बोर्ड ने साजिश के तहत मीडिया की एंट्री बैन कर दी, जिसका कि वो विरोध करते हैं। हंगामे और विवाद का ये पूरा मसला यहीं तक नहीं थमा। बैठक समाप्त होने के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पत्रकारों से रूबरू हुए, तो उन्होंने एक पत्रकार को
गंदी और भद्दी गालियां देते हुए अश्लीलता की तमाम हदें पार कर दी। जोधपुर संभाग की कौन सी खबर रही आज दिन भर सुर्खियों में, ये बता रहे हैं हमारे साथ जुड़े सहयोगी राजीव कौर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वैसे तो अलग अलग इलाकों में कार्रवाई कर ही रही है। गंगानगर के बाद में जोधपुर में जो बड़ी कार्रवाई की गई है वह इतनी चौंकाने वाली है कि होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हाँ, 4 पढ़े लिखे युवाओं ने जिस तरीके से 6 लाख नशीली टेबलेट का जो कलेक्शन था वो कारोबार पूरे पंजाब तक फैला रखा था, मगर नारकोटिक्स ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर उगमदन चारण को जब सूचना मिली तो उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारी वीरेंद्र सिंह और पूरी टीम के साथ 1 महीने तक जो मॉनिटर किया, सर्विलांस किया, उसका नतीजा रहा कि उन पर शिकंजा कस लिया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ में आज अदालत में पेश किया गया, जहां 2 आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया और 2 को जेल भेज दिया गया है। इस पूरे मामले में अभी कड़ी से कड़ी जोड़ी गई है। 5 आरोपी जो खिसक गए थे उनको पकड़ने की कोशिश चल रही है। जिस तरीके से जोनल डायरेक्टर उगमदन चारण ने बताया कि डीसीपी आलोक श्रीवास्तव और धर्मेंद्र सिंह की पूरी टीम ने पूरा सहयोग किया और इस नेटवर्क का खुलासा हो पाया है। इस नेटवर्क के तार दूर दराज तक जुड़े हुए हैं। यही नहीं, 300 से अधिक सिरप भी बरामद हुई है। इस पूरे मामले में लगातार पड़ताल चल रही है। आने वाले 24 घंटे में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। माना जा रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क का काम कर रहा है। जिस दिन उस नेटवर्क का खुलासा होगा, निश्चित रूप से बहुत बड़े जो है मामले उजागर होने की संभावना है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ चल रही है और उम्मीद की जा सकती है कि जब जब भी खुलासे होंगे तो हर किसी को चौंकाएंगे जरूर। भरतपुर संभाग का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक लवानिया जुड़ गए हैं, जो कि बता रहे हैं आज की बड़ी खबर। भरतपुर में इन दिनों व्यापारियों ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आज व्यापारियों ने पुलिस की कार्यशैली के विरोध में शहर में मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया है। शहर के कुमेर गेट बाजार से शुरू हुआ मशाल जुलूस चौबुर्जा बाजार में जाकर समाप्त हुआ, जहां एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष व समाज सेवी गिरधारी तिवारी ने कहा कि व्यापारियों के प्रति पुलिस की कार्यशैली सही नहीं है और पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान एक ढाबा संचालक को बेवजह हवालात में पुलिस ने बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जब पुलिस व प्रशासन के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया तो उन्होंने जांच का आश्वासन तो दिया था, लेकिन अभी तक जांच के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। जिला व्यापार महासंघ के महामंत्री नरेंद्र गोयल ने सभा में कहा कि पिछले दिनों सिमको संघर्ष समिति के उन पदाधिकारियों को बेवजह उद्योग नगर थाने में बिठा लिया था जो कि सिमको मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस जिले की बिगड़ी कानून व्यवस्था को तो सुधार नहीं पा रही, लेकिन व्यापारियों को जरूर परेशान कर रही है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी ही व्यापारियों की मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगामी दिनों में आंदोलन को तेज किया जाएगा और भरतपुर को बंद भी किया जा सकता है। तो चलिए कोटा संभाग की बड़ी खबर को जानने के लिए रुख करेंगे सहयोगी भवर एस चारण का। अब रेलवे संगठन वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने 19 सितंबर को रात 8 बजे 10 मिनट तक अपने घर की बिजली की सारी बत्तियां बुझा करके और ब्लैकआउट करने का किया आह्वान। असल में रेलवे यूनियंस केंद्र सरकार के उस प्रस्तावित फैसले का विरोध कर रही है जिसके तहत यूनियंस दावा कर रही है कि केंद्र सरकार रेलवे में व्यापक निजीकरण करने के मूड में है। आज कोटा में रेल संगठन वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया कि रेलवे का प्रस्तावित निजीकरण समाज के विभिन्न वर्गों और तबकों के लिए किस तरह से घातक है। इस दौरान रेलवे यूनियन ने 7 दिनों का एक प्रोग्राम भी जारी किया है जिसके तहत यूनियन गेट मीटिंग, मशाल जुलूस और रैली निकाल करके एक जन आंदोलन इस प्रस्तावित फैसले के खिलाफ में खड़ा करने के मूड में है। जब इस देश की लाइफ लाइन है, देश की जीवन रेखा है, तो देश प्रभावित होगा, समाज का हर तबका प्रभावित होगा। तो हर तबके पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, उन दुष्प्रभावों को लेकर के हमने टीम बनाई है जो समाज के हर वर्ग से संपर्क करेगी और उनसे दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देगी और दे करके
और इस 7 दिन के अंदर अंदर हम एक संयुक्त संघर्ष समिति बना करके एक जन आंदोलन तैयार करेंगे इन सब तबके को मिला करके। असल में देश की रेलवे यूनियंस दावा कर रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही 109 रूट्स पर 151 ट्रेनों का परिचालन निजी हाथों में देने की तैयारी में है। लेकिन रेलवे यूनियंस का साफ कहना है कि भारतीय रेलवे देश ही नहीं बल्कि दुनिया का बहुत ही सस्ता परिवहन माध्यम है और इसको पूंजीपतियों का ग्रास रेलवे यूनियन किसी भी कीमत पर बनने नहीं देगी। और अगर सरकार रेलवे में निजीकरण के फैसले पर आगे बढ़ेगी तो यूनियन आर पार की लड़ाई लड़ेगी। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर को जानने के लिए रुख करते हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव का। बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता आज लूणकरणसर क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां उपखंड अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर नमित मेहता ने निर्देशित किया कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाए। वहीं मनरेगा के श्रमिकों के भुगतान में देरी न हो। भारतमाला प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा जिन भी किसानों का मुआवजा लंबित है या कोई प्रकरण लंबित है उसका निस्तारण तुरंत हो। जिस भी स्तर पर कमी है उसे पूरा किया जाए। वहीं कलेक्टर ने खास तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी जनप्रतिनिधियों के पत्र आते हैं विधायक सांसदों के, उनके लिए एक अलग से रजिस्टर रखा जाए और उनका समय पर जवाब भी भेजा जाए। कलेक्टर ने कुछ गांवों का दौरा किया, ग्राम पंचायतों का निरीक्षण भी किया। साथ ही साथ जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार की कोशिश यही है कि आम जन को दिक्कत ना हो। कोरोना को लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए। इधर बीकानेर में कोरोना के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे कैफे और रेस्टोरेंट संचालकों ने आज जिला कलेक्टर नमित मेहता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना के चलते पहले ही ये इंडस्ट्री मार झेल रही है। ऐसे में रविवार को पूर्णतया बाजार बंद होने के चलते उन्हें खासी दिक्कत भी हो रही है और आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें वेतन देने में भी दिक्कत हो रही है। इसलिए कलेक्टर से उन्होंने मांग की है कि रविवार के दिन भी उन्हें रेस्तरां और कैफ़े जो है खोलने की परमिशन दी जाए। उन्होंने कहा कि हम कोरोना एडवाइजरी के साथ ही अपना जो उद्योग है वो चलाएंगे। कलेक्टर ने पूरे मामले में सकारात्मक आश्वासन दिया है। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं नागौर से हमारे सहयोगी यूनुस गैसावत। अजमेर संभाग में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर और नागौर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर जिला प्रशासन चिंतित है। वहीं आज नागौर में क्षीण में कोरोना संक्रमित के नए मामले सामने आने के बाद 663 तक एक्टिव मरीजों का आंकड़ा जा पहुंचा है। वहीं नागौर जिले में 139 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। नागौर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3550 तक जा पहुंची है, जिनमें से 2844 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं अगर देखें तो नागौर जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीमें शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामले में प्रतिदिन सैंपल लेने की प्रक्रिया को बढ़ाते हुए अब 1000 से भी अधिक प्रतिदिन सैंपल लिए जा रहे हैं। नागौर के राजकीय चैनल अस्पताल में स्थापित RT-PCR लैब में प्रतिदिन 1000 से भी ज़्यादा सैंपल की रिपोर्ट प्रतिदिन आ रही है। वहीं अगर देखें तो नागौर जिले में लगातार शहरी इलाकों में कोरोना संक्रमण के लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। चिकित्सा महकमे का दावा है कि कोरोना के सैंपल अधिक लेने की वजह से टेस्टिंग में कोरोना पॉजिटिव की संख्या पिछले 10 दिन से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार 1000 से भी ज़्यादा सैंपलिंग का काम कर रही है, जिसकी वजह से महकमा दावा कर रहा है कि कोरोना संक्रमित के बढ़ते आंकड़े इसी वजह से आ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।